सोशल मीडिया की आज हम जिस तरह से पहले भी हमने बात की और ये चीज़ें भी सामने आती है कि कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन वो सामने आ जाती है, स्पेशली हम जर्नलिज्म की, हम सहाफ़त की अगर बात की जाए तो उसमें ये भी कहा जा रहा होता है कि बाइस्ड हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अनबाइस्ड हो जाते हैं, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही होती है जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं बट हम उसकी तहकीक नहीं कर रहे होते कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या ये नहीं है। हमें होता है कि बस एक फ़लाँ सहाफ़ी ने पोस्ट कर दी है या फिर एक फ़लाँ प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ है और हम उसको कंज्यूम करके सच मानना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में ज़ाहिर है आपके अपने जहन पे बहुत असर पड़ता है, आपकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम देख रहे होते हैं एक सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब डिजिटल मीडिया की हम बात करें, डिजिटल जर्नलिज्म की बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। एट द सेम टाइम कुछ सवाल भी उठते हैं कि अच्छा वही बुनियादी उसूल जिनको तय करने के बाद मीडिया ने ग्रो किया, क्या वही उसूल चलते रहेंगे या कि नहीं? वक्त के साथ साथ उन उसूलों को थोड़ा बदलना पड़ता है। अगर एक काम एक ही तरीके से होता आ रहा है कई सालों से, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो काम उसी तरीके से होता आएगा? जबकि हम देख रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, दौर चेंज हो गया, मीडिया चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली 2024 एग्जैक्टली एवरीथिंग इज चेंज। तो ऐसे में इस अहम मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे डिजिटल मीडिया को लेकर कि किस मॉडल के साथ चलना पड़ेगा या चलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यराती गोहा, आप DW की डायरेक्टर प्रोग्राम्स फॉर एशिया हैं, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 19 साल से आप डॉचे वेला के साथ मुंसलिक हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब हम डिजिटल मीडिया को आज देखते हैं, ज़रा आज से 5 साल पहले कुछ मुख्तलिफ, उससे पहले और मुख्तलिफ, और अभी बहुत तेज़ी से यानी रैपिड चेंजेस आ रही हैं। एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं डिजिटल मीडिया में? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक येस, ethics compromise होते हैं, but I will rather talk about Deutsche Welle. We try not to compromise, okay, and for that we have made social media guidelines. We obviously have our journalistic guidelines. तो ये होता है कि कुछ पोस्ट करने के पहले लोग सोचते नहीं हैं। कभी-कभी होता है कि लोग लाइक करते जाते हैं, रीट्वीट करते जाते हैं, पढ़े बगैर देखे बगैर कि लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या है वो जानते ही नहीं है वो लोग। तो दिस इज़ वेरी नाइव वी थिंक, एंड अगर कोई न्यूज़ आ भी गया so we always believe in 4 eyes principle. That means at least 2 people have to check it. Okay. If it is sensitive news, then we have 6 eyes principle. That means 3 people have to check it. Okay. So there is journalistic guideline, of course, but on the top of it we also have a social media guideline and a netiquette. So we obviously talk about freedom of speech, and Deutsche Welle is known for that, and human rights, but फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। यू कैनॉट इनक्रीच समबडीज इंडिविजुअल फ्रीडम। सो बहुत सारा कुछ ऐसे नियम है, गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं और ये फॉलो करना ज़रूरी भी होता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम डॉचे वेला से कैसे वो तमाम प्लेटफॉर्म सीख सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस तरह आपने कुछ असूलों की बात की कि इन उसूलों पर चलते हुए अपनी शनाख्त बनाना भी आसान रहता है। मैं आसान इसलिए कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वही एक मुनासिब और अच्छा तरीका होता है, और कैसे उन पर चलते चलते आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ईच country or state also have some kind of internet law, and if they don't have, they should definitely make it. I'm not talking about only control, because some of the governments, even in South Asia, have some kind of rules. For example, आपने अच्छा इस्तेमाल किया कंट्रोल और लॉ को। Like in Bangladesh, if you write certain things, you will be immediately arrested. So I'm not in favor of those, but at the same time, I think there cannot be unlimited freedom. Yeah, there has to be some kind of norm or guidelines, and this is what we preach. And I can send you our guideline if you want to. It will be. It's not possible to describe this whole thing right now. बट मेरे ख्याल से इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल फ्रीडम को एनक्रोच जो चीज़ करते हैं बाय जो लोग करते हैं, दैट कैन नॉट बी। कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, बट कंट्रोल इन व्हाट एक्सपेक्ट, दैट इज यू नो दैट इज समथिंग व्हिच एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हर इंसान अपने लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से एक चीज़ है। जरूरी नहीं होता कि वो चीज़ आपको अच्छी लगे, जरूरी होती है वो चीज़ इनको अच्छी लगे, मुझे अच्छी लगे। उस शख्स ने अपने लिहाज से उसको कर दिया। अब इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाए कि ये चीज़ ठीक है या ये गलत है? I will give you an example. So for example, in our guideline, as a Deutsche Welle person, I cannot write anything in favor of a capital punishment, even if in some state the capital punishment is legal. So Bangladesh में बहुत सारा
प्रोटेस्ट हो रहा था कि वॉर क्राइम्स को कैपिटल पनिशमेंट दे एक्सेट्रा. दैट टाइम obviously the whole almost 80% or more than 80% of the population was in favor of that, but we couldn't have published that. So we did pro contra. Yeah, so that I think that you should have different perspective. One can keep that different perspective on the table, and लोग जो पढ़ते हैं देखते हैं वो stupid नहीं है. They should decide on themselves. Yes. And also most important in social media nowadays that you should know कि कौन सी media को आप follow करें, कौन सी which are the medias which is basically propaganda or biased. There are many. Problem हो जाता है कि there are also lots of content creators nowadays. There's YouTubers and you don't know whom to follow. So we would say that you follow a lot more than you need and you judge yourself. Nobody is stupid. Everybody has intellect. और चौकन्ना रहना चाहिए कि कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे एंड फॉलो DW आई वुड से. या यू आर एन एम्पावर्ड वुमन, तो मैं जरूर ये पूछूंगा 19 साल डॉइचे वेले के साथ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग एन एम्पावर्ड वुमन? सो आई डोंट नो इफ आई वुड define myself like that. I think that in my life, if I can empower even two people, two women, two men, whatever gender, I would feel that my life has been successful. And I think बहुत सारे लोग बोलते हैं कि feminism में ये हो रहा है, ये करना चाहिए. I think we should fight for ourselves. At the end of the day, it's us which matters. And nobody, you obviously need support from your family and parents and partner and society and state and individuals and etc. But at the end of the day, it's you who have to fight for yourself. And this is what I have been doing. And I come from a family which was very feudal. Cycle ne chalana nahi diya, swimming karne nahi diya. But obviously I was like always wanted to do all of that. And मैंने खुद फिर पढ़ाना शुरू किया, खुद कमाई, which I think is very very important to stand on your feet. Financial independence, yes. Independence very important. And then मैंने ये सब कर लिया. तो initially what was not supposed to be happening has happened in my life, and I think that has shown me that you have to fight for yourself. My father बोलते थे इतना सारा कुछ करना है तो घर से बाहर चले जाओ. हाँ, you have to do something, then you can go outside and do it. In my house you can't do all of that. But मैंने उनको भी prove किया at the end of his life that और ये आज के दौर में भी हम देख रहे होते हैं अक्सर ऐसी एग्जांपल्स जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट है कि आज के दौर में भी हमें ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं. तो ख़वातीन हो, मर्द हो, कोई भी हो, हर किसी को अपने लिए खुद स्टैंड लेना होता है, बड़ा ज़रूरी है. ख़वातीन को डिजिटल स्पेसेस में आप किस तरह से देखती हैं? क्या उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है? अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक अगर बात करूँ, अगर एक शख्स को, एक मेल को भी अगर आपने डिमीन करना है, अगर उसको आपने क्रिटिसाइज़ करना है, तो आप उसको उसके घर की औरत से ही कर रहे होते हैं. और ख़वातीन को डायरेक्टली टारगेट करना भी बड़ा ईजी है, ईजी टारगेट है हमारे लिए. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लाइक दिस इवन नाउ. We are standing in 2024, as you mentioned in the beginning, but we are still talking about equal rights and respect and in all of these different aspects of life. And I think women को target करना अभी भी बहुत easy है because the mass, the society is still not in the same level probably. And there are differences also in different societies. There's caste, class, religion, economic background, which also have an effect on that. But I think, and we anyway have to do more. Like for example, I work and another person work, and I have to come back home and probably have to do also lots of work in the household, which a man probably doesn't have to do it. So वैसे ही बोझ ज़्यादा है. And I think it's time that किसी का अगर लड़का चाइल्ड है, लड़का बेबी है, तो उसको बड़ा करना is even more difficult because that person, that boy has to learn from a really childhood to respect women, to take the chores of the domestic work and help each other. Otherwise, तो women काम भी करेगी, घर में भी काम करेगी. And I believe that knowledge and housework is never ending. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने घर के बच्चों को, लड़कों को किस तरह से एजुकेट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं कि हमें इस खातून को एम्पावर करना है, अपनी बच्चियों को बताना है कि उन्होंने कैसे कम्पीट करना है आगे जाके. बच्चों को ये नहीं सिखा रहे होते कि वो एम्पावर्ड जो ख़वातीन हैं, वो जो बच्चियाँ हैं, जब वो फील्ड में आ रही हैं या कहीं भी हैं, उनके साथ उन्होंने कैसे चलना है.
सो ये एजुकेशन अगर हम अपने लड़कों को नहीं देंगे तो फिर लड़कियों की एम्पावरमेंट का स्ट्रगल्स तो सेम है एकदम, क्योंकि लड़कियों हाउ खवातीन विल सिट, what clothes they will wear, there are always guidelines That's to that. the point. Yeah, but कुछ भी होता है तो लड़कियों का दोष पहले आता है. हाँ. That should not be the case, right? ये बड़ा आम है कि लड़कियों पर ही हमेशा जो ना उंगली उठाई जाती है, खवातीन पर ज़रा बात करना, आपने भी कहा क्या आसान होता है. बिल्कुल. और ज़रा ये बड़ा अहम है कि हम इसको बदलें, कैसे बदला जाएगा, तालीम से बदला जाएगा, शऊर से बदला जाएगा. एक बात और भी कि अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले आने वाले सालों में, क्या डॉचे वेला के साथ ही सफ़र देखती हैं? At least for the next 2 years, I will be here in this position, I hope. Okay. And because we have new strategies, we are doing regionalization. We have just opened in the last 3 years 3 offices in Asia, in Taiwan, in Taipei, in Jakarta, in Indonesia, and in Delhi, in India. We just also have done a small shared office space in Tamil Nadu because we opened another new language, Tamil. I think there's a lot to do, and regionalization for me does not mean that मेरे जैसा दिखने वाले किसी को बिठा दो और वो रीजनलाइजेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया. इट्स डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव विच इज़ व्हाट आई बिलीव. द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल साउथ will be more important day by day because we are not anymore only developing countries, you know, we are developing and developed in lot of sense. And I think this is very important. But I think there's a lot of work has to be done in education, children education, because we are talking about man, women, and all of that, but also environment. So I would like at some point to have open a chain of school focusing on holistic education and environment, starting from villages. So because I come from West Bengal, maybe वहाँ से शुरू करूँगी, and then go see. I hope किस तरह आगे बढ़ता है. But all the best. बहुत अच्छी सोच, बहुत प्यारी सोच है. ज़रा इस पर काम बहुत जल्दी होगा. बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने आज हमारे शो में.